नमस्कार। मना टीवी तेलंगाना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गुरुकुला प्रिलिमिनरी परीक्षा के जो हिंदी माध्यम कार्यक्रम है, तो इसमें हम चर्चा कर रहे थे। निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत 5वां भाग जो है विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे। तो पिछले कार्यक्रम में प्रक्षेपास्त्र और प्रदूषण के बारे में हम चर्चा की है। ये प्रक्षेपास्त्र के अंतर्गत कई प्रकार के प्रक्षेपास्त्र, उसकी दूरियां, कहाँ निर्माण हुआ, तो प्रयोग कहाँ की गई, ये इस प्रकार के तमाम सारे विषयों के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए थे। तो आज हम इस विषय के अंतर्गत अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ आज विराजमान हैं श्री शक्तिराज जी। नमस्कार। नमस्कार। तो इससे पहले जो हम चर्चा किए थे, तो इस संदर्भ में आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं? सभी को प्रणाम और स्वागत है आप सबका मना टीवी में। ये तीसरी कड़ी है विज्ञान और तकनीकी के विषय में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। समय कम है, फिर भी जितना हो सके उतना अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। पहले और दूसरे सत्र में जो कुछ बातें ली गई थी, आज उसी की तीसरी कड़ी आज हम देखने जा रहे हैं, जो कि ईंधनों के प्रकार और उसके स्रोत, उसके पश्चात है कंप्यूटर्स। ये दो भी ऐसे विषय हैं जिनमें से अधिक प्रश्न आने के संभावनाएं होती हैं। तो ये जो भाग है ईंधनों का काफी महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हम जिन ईंधनों के प्रकारों को जानते हैं, उनके अलावा भी और ऐसे कई प्रकार हैं जिनका हम निर्माण कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं अलग अलग राज्यों के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। ठीक है, तो इसलिए इस विभाग पर थोड़ा सा अधिक ध्यान देना परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता करके मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें सबसे पहले जो है ईंधन क्या है, ये हमें समझ लेना चाहिए। ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जो हमें शक्ति प्रदान करता है, चाहे वो किसी भी मार्ग से हो। मान लीजिए यदि हमें कुछ काम करना है तो उसके लिए हम भोजन करते हैं, मतलब भोजन ये हमारा शक्ति प्रदान करने वाला एक सोर्स बन गया। ठीक है, ऐसे कई प्रकार के जो सोर्सेस हैं। कोई भी यंत्र अगर चलना है तो ईंधन चाहिए, किसी शक्ति की जरूरत पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे हम गाड़ी की अगर बात करें तो उसे फ्यूल, पेट्रोल की जरूरत होती है, मतलब वो शक्ति प्रदान करता है, उस यंत्र को चलने के लिए ताकत प्रदान करता है। ये रॉकेट के बारे में हम चर्चा किए थे, तो रॉकेट में भी ईंधन की जरूरत होती है। जी। तो मतलब ईंधन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके काफी ऊष्मा निर्माण करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर जो है उसमें से कई प्रकार के हीट प्रोड्यूस की जाती है। इसका हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ईंधन जो शब्द है वो इसकी अगर उत्पत्ति देखी जाए तो यह संस्कृत के शब्द से बना है। संस्कृत की जो ईंध धातु है उससे बना है और इसका अर्थ होता है जलाना। इस क्रम में यदि हम देखें तो जो ईंधन है उसे हम थोड़ा सा कंपेरेटिवली अगर देखें तो आपको यह नजर आएगा कि इसमें दो प्रकार के ईंधन हमें प्राप्त होते हैं। पहला जो है वो है संप्रदाय रूप से प्राप्त होने वाले ईंधन, और जो दूसरा है वो असंप्रदाय रूप से प्राप्त होने वाले ईंधन। अब इसकी अगर अधिक से जानकारी लें तो इनका उपयोग जो है, सबसे पहले हम संप्रदाय रूप से प्राप्त होने वाले ईंधनों की बारे में जानकारी लेंगे। इनका उपयोग केवल एक ही बार हो सकता है जो संप्रदाय रूप से हमें प्राप्त हैं। तो ऐसे जो ईंधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हें केवल एक ही बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल, सहज वायु और विद्युत आदि। ये जितने भी उदाहरण हम लोगों ने देखे, इसे हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, बस उसे एक ही बार इस्तेमाल करके हम खत्म कर सकते हैं। दूसरी जो अदर हैंड अगर हम देखें, असंप्रदाय रूप में अगर हम देखें, तो ये जितने भी प्रकार के ईंधन हैं उनका हम कई बार प्रयोग कर सकते हैं, कितने ही बार उनका हम यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वायु शक्ति है, भूगर्भोष्ण शक्ति है, समुद्री लहरों की द्वारा उत्पन्न होने वाली टाइडल एनर्जी जिसे हम कहते हैं उसकी शक्ति है, बायोगैस, बायोमास और गार्बेज से पावर जिसे हम कहते हैं, मतलब जो कचरा वगैरह है, कूड़ा कचरा, उनसे भी बनाए जाने वाली जो विद्युत है। इस प्रकार के तमाम ये जितने भी प्रकार हैं उन्हें हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी क्रम में इसका जो उत्पादन है अधिक रूप में करके
एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं संप्रदाय रूपी ईंधन को। लेकिन असंप्रदाय रूप से जो ईंधन है, जो प्रकार है उसका, उसे हम अधिक प्रमाण में नहीं कर सकते उत्पादन, मतलब ज्यादा स्टोर करने के लिए, या फिर जितने ये मेगावाट में हम उत्पन्न करते हैं उतने ज्यादा मात्रा में असंप्रदाय रूपी प्राप्त ईंधनों को हम लोग नहीं करते। और एक और डिसएडवांटेज चीज इसकी ये है कि इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेकर जा सकते हैं, मूवेबल नहीं है जी। ठीक है, जैसे हम पेट्रोल है, हम गाड़ी में रखकर चल सकते हैं, लेकिन ये जो असंप्रदाय रूपी है उन्हें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये एक उसमें की बात है। चौथा जो पॉइंट है, ये ईंधन कभी न कभी समाप्त हो सकते हैं। संप्रदाय रूप से जो ईंधन हमें प्राप्त हैं, कोयला, पेट्रोल आदि, ये कभी न कभी खत्म हो जाएंगे, ये हम सभी को पता है। इसलिए उसके स्थान पर दूसरे कई चीजों को हम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो असंप्रदाय रूपी प्राप्त ईंधन है वो कभी भी खत्म नहीं होते। जब तक ये ब्रह्मांड है, जब तक ये सृष्टि है, तब तक ये चलते ही रहेंगे, बशर्ते कि आप उससे उत्पादन करने की जो स्थिति है, पद्धतियां हैं, वो अलग अलग रखें। उसके पश्चात देखें तो इनके उपयोग से कई प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं। हम पिछली कड़ी में देखे थे कि ये जो संप्रदाय रूपी प्राप्त ईंधन है उसमें जो ईंधन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, कोयला आदि, उनके माध्यम से प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रहा है। लेकिन इधर अगर हम देखें असंप्रदाय रूप से प्राप्त ईंधनों में, इनके द्वारा किसी भी प्रकार के प्रदूषण की संभावनाएं नहीं है। मतलब ये एकदम प्योर और हानिकारक न होते हुए ये आपकी सेवाएं करती हैं। अंतिम अगर भाग देखें इसमें, तो ये ईंधन जो है इसका उत्पादन करने के लिए काफी खर्चा होता है। इसके लिए बहुत बजट चाहिए, इसको उत्पादन करने के जो प्लांट्स होते हैं वो बनाने के लिए। लेकिन ये जो असंप्रदाय रूपी ईंधन है उसे मतलब एज कम्पेयर टू संप्रदाय रूपी ईंधन बहुत कम खर्च इसमें लागत होती है। इसलिए यदि हम इन दोनों मुद्दों को अगर देखें तो संप्रदाय रूपी ईंधनों से हमें महत्वपूर्ण, अच्छे और प्रदूषण रहित जो ईंधन है वो है असंप्रदाय रूप से प्राप्त ईंधनों का। तो सबसे पहले देखिए, हम जो संप्रदाय से हमें प्राप्त है उसमें सबसे पहला आता है कोयला। ये हम सभी के मतलब जनजीवन से जुड़ी हुई एक पदार्थ है, हम सब लोग इसको जानते हैं, देखते हैं। तो कोयला, इसे काला सोना भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। इसे सौर शक्ति का भांडार ग्रह भी कहा जाता है, ये अलग अलग नाम है उसे। कोयले की जो शुद्धता है, ये जो हमारे घर में जो लकड़ी जलने से जो कोयला उत्पन्न होता है उसे शुद्ध कोयला हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोयले की जो शुद्धता है उसे, जैसे हम सोना कैरेट के हिसाब से हम लोग ना 22 कैरेट का सोना, 24 कैरेट का सोना, हाँ, तो उसी प्रकार उस कोयले में जो प्रतिशत है कार्बन की प्रतिशत के अनुसार कोयले की शुद्धता को परखी जाती है। इसलिए कोयले की शुद्धता जो है उसमें उपस्थित या उसमें स्थित कार्बन पर निर्धारित होती है। शुद्ध कोयले को एंथ्रोसाइट कहते हैं। जो शुद्ध कोयला हमें प्राप्त होता है वो एंथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। भारत में 60% बिजली का जो उत्पादन अभी चल रहा है वो कोयले पर आधारित है। जैसे कि हम लोग जानते हैं रामगुंडम एनटीपीसी का जो थर्मल कहते हैं जी, हाँ, थर्मल मतलब कोयले से जो विद्युत बनाया जाता है वो थर्मल विद्युत जी, जी जी। तो ये जो है सुपर पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मतलब साउदर्न पार्ट में जितना भी ये उत्पादित होता है, मैं समझता हूँ उसकी जो कैपेसिटी है वो दूसरे कहीं पर भी नहीं है। और एक इस संस्था के चलाए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार वहां पर इतना कोयला है कि और कई साल जो है उसका खुदाई चल सकता है। ये मतलब गॉड गिफ्ट है तेलंगाना वासियों के लिए या फिर अपने भारत देश के लिए ही समझिए। तो जो 60% बिजली का जो उत्पादन है वो कोयले पर निर्भर है। भारत में पहली कोयले की खान खोदी गई थी पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। यह इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब भारत में पहली कोयले की खान कहाँ खोदी गई थी या फिर कहाँ उसका पता लगाया गया था, ऐसा प्रश्न बन सकता है। भारत में सबसे बड़ी कोयले की खान जो है वो झारखंड के झारिया में। ये थोड़ा सा समझने में भी और याद रखने में भी बहुत आसान है। महाप्राण जुड़ा है दोनों के, झारखंड के झारिया में। पहले जब झारिया का शोध नहीं मतलब उसके शोध नहीं लगाया था तो रानीगंज ही सबसे बड़ा था। लेकिन जैसे ही इसका पता लगा तो ये जो है अब भारत में सबसे बड़ी कोयले की खान बन गई है। इसके बाद रानीगंज का नंबर आता है, अभी ये सेकेंड पोजीशन पर चला गया है अधिक उत्पादन के मामले में। तो ये जो कोयला है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और
झारखंड, इन तीनों राज्यों में सबसे अधिक प्रमाण में मिलता है, इसलिए इसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, स्वर्ण त्रिभुज। ओके, ठीक है, त्रिकोण। हाँ त्रिकोण, स्वर्ण गोल्डन ट्रायंगल करके ये बहुत फेमस है। कोयले के कई प्रकार हैं, जैसे हम रेलवे को चलाने के लिए जो मोटा ये होता है, या फिर घर में जो उत्पन्न होता है हमारे लकड़ियां जलाने से, वैसे ही लिग्नाइट नाम का एक कोयले का प्रकार है जो कि सबसे अधिक तमिलनाडु में मिलता है। ये एक उसकी एक खासियत है। उसके पश्चात आते हैं हम कोयले के बाद पेट्रोल। ये हम सभी को मतलब परिचित ऐसी चीज है जिसके बिना आज हम जीवित ही नहीं रह सकते, भले वो खाने की चीज न हो, क्योंकि यातायात के साधनों में इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह हाइड्रोकार्बन का सम्मिलित रूप होता है। पेट्रोल जो है हाइड्रोकार्बन से मिला हुआ रूप होता है। यह समुद्र गर्भ में प्राप्त होता है। ये भारत के बॉम्बे हाई जो कि मुंबई में स्थित है, और निकभाई असम के प्रांत में ये सबसे अधिक प्राप्त होता है। उसके पश्चात आते हैं सहज वायु। जब हम जमीन को ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते समय निकलने वाले वायु को सहज वायु कहते हैं, क्योंकि ये जो पृथ्वी है कई क्रस्ट से, कई लेयर से बनी हुई है। जब आप उसमें ड्रिल करते हैं तो एक प्रकार की वायु उसमें से निकलती है। कभी कभी ये हानिकारक भी हो सकती है, कभी ये हमारे लिए जीवन प्रदायिनी भी हो सकती है। तो ये जो सहज वायु है वो सबसे अधिक जो है ड्रिलिंग करते समय प्राप्त होती है। इसमें 85% मिथेन और 15% प्रोपेन। एक फोन कॉल आया है, जी जी जरूर बात करेंगे। जरूर। हेलो हेलो। नमस्कार सर। हेलो, नमस्ते। आपका नाम? हेलो, नमस्ते, आपका नाम बोलिए। हाँ जी, हम सुन रहे हैं आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं, बोलिए। सर मेरा नाम शंकरलाल सर, शंकरलाल। हाँ शंकरलाल जी, हाँ कहाँ से आप? नागर कर्नूल से बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है, पूछिए। नागर कर्नूल से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, आपका प्रश्न पूछिए जी। సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మనకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్ మార్కులు? हाँ बोलेंगे। इसके अलावा और कुछ प्रश्न है, एक ही प्रश्न है आपका शंकर जी? जैसे मैं डाउट पूछ रहा हूँ सर, मैं डाउट क्लियर करो। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, हम सुने, प्रश्न का उत्तर देंगे शंकर जी। दूसरा प्रश्न है या एक ही प्रश्न है? हेलो, ओके, लगता है ये ये शंकर जी पूछ रहे हैं कि इसके अंतर्गत कितने प्रश्न आ सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दें परीक्षार्थी, जब आप बात कर रहे हैं तो टीवी में देखते हुए बात करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको सुनना भी है और बात करना भी है। ये तकनीकी रूप से थोड़ा बाहर आके बात करने से फिर बेहतर भी रहेंगे। इनका प्रश्न जो है जायज है। यदि हम इसे पहले भी बताए थे कि प्रीलिम्स जो नॉन लैंग्वेज वालों के लिए हुआ था, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूरे इस विभाग से जो है विज्ञान को भी जोड़कर उसमें 8 से 9 प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिल्कुल मतलब सिलेबस वही है, थोड़ा सा माध्यम चेंज होने के कारण हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लैंग्वेज वालों के विषय में भी जो है 8 से 9 प्रश्न इसमें से आसानी से आ सकते हैं, और आराम से मतलब श्योर हम कह सकते हैं कि मतलब +8 क्वेश्चंस इसमें से इस विभाग से आ सकते हैं। क्योंकि जो प्रश्न पत्र बनाते हैं, प्रश्न पत्र बनाने वाला जो एक्सपर्ट है, विद्वान होते हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर उनका बैकग्राउंड जो साइंस से संबंधित है तो ज्यादा भी पूछा जा सकता है। क्योंकि हम किसी प्रकार का उसमें इस भाग से इतने प्रश्न आएंगे, इस भाग से इतने प्रश्न आएंगे करके हमको नहीं दिया गया है। फिर भी हम मानकर चलेंगे कि इस पुरानी प्रश्न पत्र के अनुसार शायद 8 या 9 प्रश्न तक आ सकते हैं। जरूर हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, क्योंकि एक अगर फ्रेम होता हमारे पास तो हम बिल्कुल बोल सकते विभाग से बोल सकते थे। फिर भी एक एक्सपेक्टिंग जो ये है हम लोग बता सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे जमीन को ड्रिल करने के पश्चात जो वायु निकलती है उसे सहज वायु कहते हैं, और इसमें 85% जो वायु है वो मिथेन का होता है। परीक्षार्थी थोड़ा सा ध्यान रखें, ये सवाल बार बार पूछते हैं कि सहज वायु में सबसे अधिक वायु किसका होता है, ठीक है, या फिर सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है किसमें होता है, ज्यादा मात्रा में। हाँ, मिथेन वायु का जो है इसमें 85% मतलब 85% होता है, और बाकी का जो 15% है वो प्रोपेन व पेंटेन, ये 2 गैस मिलकर होते हैं। जी। इसमें दहनशीलता अधिक होने के कारण ये घरेलू उपयोगों में सबसे ज्यादा लेते हैं। हम देखते हैं कि जो एलपीजी गैस है
उसमें मतलब दहनशीलता ज्यादा है, इसलिए वो ब्लूइश कलर में हमको दिखता है। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है तो जो कैंडल है, कैंडल को आप जलाइए, उसमें 3 प्रकार के आपको लेयर्स दिखाई देंगे। सबसे ऊपरी वाला जो भाग है वो थोड़ा सा रेडिश कलर का होगा, जो कि उतना हीट नहीं देगा। उसके बाद जो बीच वाला, मिडिल वाला जो भाग है वो थोड़ा सा येलोइश कलर का दिखाई देगा, जो कि एज कम्पेयर टू फर्स्ट ये थोड़ा सा अधिक ऊष्मा आपको प्रदान करेगी। और जो सबसे निचली जो लेयर होती है वो ब्लू कलर में आपको दिखाई देगी, जो कि थोड़ी मात्रा में, लेकिन थोड़ी मात्रा में होने के बावजूद भी ऊपर के दोनों लेयर से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, और इसीलिए इसमें दहनशीलता जो है ज्यादा है इस सहज वायु में, इसलिए हम उसको डोमेस्टिक यूज में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अनुप्रयुक्त प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि घरेलू उपयोग में जो गैस उपयोग करते हैं, जी जी, तो इसमें किस प्रकार के चीज हैं, जी जी, वायु हैं करके प्रश्न आ सकता है। श्योर। इसके पश्चात ये जो सहज वायु है, हम सभी को पता है, परिचित है, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन के प्रांत में ये ज्यादा मिलता है, और उसके साथ साथ गुजरात के महानदी प्रांतों के इलाकों में भी ये सबसे अधिक उत्पन्न होता है। उसके पश्चात आता है संप्रदाय रूप से प्राप्त ईंधनों में विद्युत का। हालांकि इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने की थी पहले, फिर भी इसके अंतर्गत भी करना जायज समझता हूं मैं। यह भी संप्रदाय रूप से प्राप्त होने वाला एक महत्वपूर्ण ईंधन का स्रोत है। भारत में 3 प्रकार से विद्युत उत्पन्न की जाती है। उसमें जो सबसे पहला जो जल विद्युत आता है, और भारत का पहला जल विद्युत केंद्र जो है शिव समुद्र में बनाया गया था, यह कर्नाटक में है। यह कर्नाटक के शिवरानी करके एक नदी है, उस पर बनाया गया था। होता यह है कि मतलब जो स्थितिज शक्ति के रूप में, जो मतलब स्टोर्ड वाटर है, जिसके मतलब किसी प्रकार का मूव नहीं है, हलचल नहीं है उसकी, स्थितिज शक्ति के रूप में रहने वाले जल को गति शक्ति के रूप में परिवर्तित करके ऊर्जा प्रदान प्राप्त की जा सकती है। जैसे आप जल विद्युत केंद्रों पर अगर कहीं चले जाएं तो वहां पर बड़े बड़े टरबाइन्स लगाए होते हैं, वहां पर होता कुछ नहीं है, पानी को ऊपर से नीचे की ओर धकेल दिया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। जैसे ही वो पानी अलग अलग स्रोतों से उन टरबाइनों में आती है, वो टरबाइन्स घूमने लगते हैं, जो स्थिति शक्ति में पानी था वो गति शक्ति में परिवर्तन होने से उसको हम लोग विद्युत में उदाहरण के तौर पर ये नागार्जुन सागर के पास जो बांध या है, निजाम सागर जो कि निजाम हमारे सागर करीब है, तो इस प्रकार ये बांध का नाम देते हुए प्रश्न भी आ सकता है। तो इसमें किस प्रकार की शक्ति से विद्युत उत्पादन की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ध्यान दीजिएगा इस पर। जल विद्युत केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1975 में 1975 में नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी, क्योंकि ये आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण होगा करके दूरदृष्टि उन लोगों ने थी, इसलिए 1975 में इसकी स्थापना उन लोगों ने की थी। उसके पश्चात आता है दूसरा प्रकार थर्मल विद्युत केंद्रों की। कोयला, डीजल और सहज वायु, इन तीनों को जलाकर थर्मल विद्युत की उत्पत्ति की जाती है। इसे बढ़ावा देने के लिए भी 1975 में, थोड़ा सा गलत वहां पर प्रिंट हुआ है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC की स्थापना की गई थी। उसके पश्चात आता है थर्मल विद्युत केंद्र। थर्मल पावर का अधिक उपयोग करने वाले राज्य हैं सबसे पहले महाराष्ट्र, यहाँ पर अधिक से अधिक जो है थर्मल विद्युत का ही उपयोग करते हैं। उसके पश्चात आता है गुजरात का नंबर, ठीक है। भारत में सबसे अधिक थर्मल विद्युत कौन सा राज्य उत्पादन करता है या फिर उपयोग करता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सुपर थर्मल पावर स्टेशन के नाम से, जैसे कि हमने अभी चर्चा की, रामोगुंडम को कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसा पावर स्टेशन है। भारत में कई प्रकार के थर्मल विद्युत केंद्र हैं, जिनमें विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, कोत्तागुडेम तेलंगाना स्टेट में है, निहार कथिया करके एक थर्मल पावर स्टेशन है जो ओडिशा में आता है, धूरान करके भी एक नाम है थर्मल पावर स्टेशन का जो कि गुजरात राज्य में आता है। उसके पश्चात आते हैं बरौनी और पुत्रुतु, ये नाम थोड़े से याद रखने होंगे, ये दोनों भी जो है बिहार राज्य से हैं। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर भी थर्मल विद्युत केंद्र है। उसके पश्चात नवेली जो कि तमिलनाडु के एक प्रांत में राज्य में है, वहां पर भी जो है थर्मल विद्युत केंद्र बहुत अच्छे तरीके से उत्पादन कर रहे हैं। उसके पश्चात आते हैं पंकी, उत्तर प्रदेश में है। ओबरा नामक थर्मल विद्युत केंद्र भी आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। बंदेल करके थर्मल विद्युत स्टेशन है जो वेस्ट बंगाल में है।
उसके पश्चात जो अंतिम विभाग है वो है अणु विद्युत केंद्रों का। हमने पहले ही कड़ी में इसको देखा था, अणु विद्युत केंद्र से संदर्भित। इसमें थोड़ा सा मतलब संक्षिप्त रूप में हम लोग देखेंगे। प्रथम अणु विद्युत केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। सबसे अधिक सामर्थ्य वाला जो विद्युत केंद्र है, अणु विद्युत केंद्र, वह आता है रावत भाटा नाम से, जो कि राजस्थान में स्थित है। इससे पहले हम चर्चा किए थे रावत भाटा का नाम। जी, रावत भाटा 1, रावत भाटा 2 ऐसे 2 वहां पर थे। तो ये सबसे अधिक सामर्थ्य वाला पावर स्टेशन है। अब आते हैं असंप्रदाय रूप से प्राप्त होने वाले ईंधनों की ओर। इसमें सबसे पहला है पवन शक्ति, विंड एनर्जी। हम लोगों ने देखा कि इन पावर स्टेशनों को या फिर इन ईंधनों को बनाने के लिए कम लागत लगती है, लेकिन इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग नहीं लेकर जा सकते हैं जी। ठीक है। तो इसका उत्पादन करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हवा की गति जो है 18 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अगर आपको विंड एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसकी पहली शर्त यह है कि हवा की जो रफ्तार है वो 18 किलोमीटर पर आवर इतनी रहनी चाहिए, तभी आप विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सोच सकते हैं। पवन शक्ति को अधिक उत्पादन करने वाला देश चाइना है, चीन जी। इसलिए देखिए हम दूसरे देशों से भी ये सीख सकते हैं कि मतलब जो असंप्रदाय रूपी ईंधन है, जो कि प्रकृति के रहने तक ये उत्पन्न होने मतलब उत्पाद कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो अलग अलग पद्धतियां हैं वो अपनाएं। हम चीन से यह उदाहरण ले सकते हैं या फिर उनसे हम आदर्श ले सकते हैं कि सबसे अधिक जो है विंड एनर्जी चीन देश प्रोड्यूस करता है। इसके बाद नंबर आते हैं अमेरिका, जर्मनी, स्पेन और भारत। ठीक है, इसलिए भारत भी हालांकि मतलब उत्पन्न कर रहा है, लेकिन दूसरी पेट्रोल और इन पर जितना हम निर्भर हैं उससे अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा कम ही नजर आता है। भारत में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि इसकी पहली शर्त यह है कि हवा की गति 18 किलोमीटर पर आवर इतनी होनी चाहिए। और ऐसे कुछ प्रदेश हैं विशेषकर तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन्हीं राज्यों में थोड़े से हवा का जो दबाव है वो थोड़ा सा अधिक कम होने के कारण यहाँ पर जितनी मात्रा में हमें उसकी गति चाहिए वो आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन्हीं राज्यों में जो है अधिक से अधिक ये प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल विंड एनर्जी मिशन नामक 2014 में एक ये स्थापित किया गया था, जिसका मिशन था मतलब जिसका उद्देश्य था कि मतलब पवन शक्ति को बढ़ावा दें, अधिक से अधिक लोग जो है इस एनर्जी को प्राप्त करें। विश्व का सबसे बड़ा विंड फार्म 4 जुलाई 2013 को डेविड कैमरन लंदन में शुरू किया गया। ये पूरे मतलब विश्व में जितने भी विंड एनर्जी के प्लांट्स हैं उन सब में ये सबसे बड़ा है, जो कि लंदन में है, डेविड कैमरन नाम से। उसके पश्चात आता है सौर शक्ति, सोलार एनर्जी। वर्तमान समय में सोलार एनर्जी को हर कोई बढ़ावा दे रहा है, अपना रहा है, क्योंकि लोगों से मतलब इतने मतलब बिजली पर हावी हो गए हैं कि जी एक फोन कॉल आया, हाँ, जरूर रिसीव करेंगे। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, नाम बोलिए। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, सुन रहा हूँ, नाम बोलिए जी, आपका नाम क्या है? हेलो 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 हेलो। हम पहले भी बता चुके हैं परीक्षार्थियों को, अभी भी बता रहे हैं कि आप फोन कॉल करते समय फोन में देखकर बातें मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये तकनीकी रूप से सभी को दिक्कत होने वाली बात है। जो बात करनी है आप बात करके बाद में देख सकते हैं उसको, इसलिए थोड़ी सी मतलब दिक्कतें यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। तो हम बात कर रहे थे सौर शक्ति की। सौर शक्ति को आज बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। सूरज से जो थोड़ी सी ऊर्जा पृथ्वी पर आने की जो प्रक्रिया है उसे आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन प्रक्रिया मतलब सोलार जो सौर कुटुंब से मतलब सूरज से जो किरणें आती हैं वो कुछ मात्रा में पृथ्वी पर भी पड़ती हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को जो है
आइसोलेशन कहते हैं। और सोलार फोटोवोल्टाइक पद्धति में सोलार पैनल पर जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं तब इलेक्ट्रॉन्स की उत्पत्ति होकर उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। ये एक प्रकार का मतलब चेंजिंग वेज है, ठीक है। एक शक्ति के ये मतलब ऊर्जा के एक शक्ति को दूसरे शक्ति में परिवर्तित करके ये बताया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सौर लालटेन है, मतलब जो कंदील जिसको हम लोग बोलते हैं लालटेन, सौर कैलकुलेटर जो कि हम लोग घरेलू इसमें या फिर ऑफिस में यूज करते हैं, उसमें ड्यूल ये होता है, एक सोलर छोटा सा पैनल बना होता है और वो सेल के माध्यम से भी चलता है। सौर स्ट्रीट लाइटें जो कि आज हम सिग्नल्स के ट्रैफिक सिग्नल्स में जो लाइटें जल रही होती हैं उन्हें किसी प्रकार की वायरों से कनेक्शन नहीं दी जाती, ऑटोमेटिकली वो जो है सूरज से ऊर्जा प्राप्त कर ये कर लेता है। उसके साथ साथ सौर कुकर है, सौर बॉयलर है और सौर हीटर, मतलब ये जितने भी है सोलार हीटर, सोलार बॉयलर, ये सब जो है आज प्रचलित हो रहे हैं। इसे बढ़ावा देने का कार्यक्रम बहुत और एक फोन कॉल आया है, रिसीव करेंगे। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। आपका नाम क्या है? हेलो 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 हेलो, सुन रहे हैं हम लोग? सुन रहे हैं, आप बोलिए। मेरा नाम साहिद है। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं वरंगल से बात कर रहा था जी। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर। हाँ, ओके ओके, धन्यवाद। और कुछ पूछना है? ఇంకేమన్నా అడగాలనుకుంటున్నారా? అడగాలనుకుంటున్నా సార్। बोलिए, क्या है? హిందీలో ఇంతవరకు ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ మంచి రాలేదు సార్। ఓకే ఓకే ఓకే, और कुछ? మళ్ళీ ఇంకా ఏమైనా ఇట్లా హిందీ గురించి కావాలంటే ప్రోగ్రామ్స్ ఇట్లానే పెడతారు, మాకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది సార్। షూర్ షూర్ ఓకే ఓకే షూర్। ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయబట్టి మాకు కొంచెం గైడెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది। ఓకే ఓకే, बिल्कुल बिल्कुल। మీ పేరు సార్? हेलो हेलो, आप शक्तिराज और सत्यनारायण सर जिनसे आप बात कर रहे हैं, और सत्यनारायण सर। ओके ओके, धन्यवाद। तो धन्यवाद साहिल जी। जैसे कि हम कह रहे हैं पहले से ही, हमें बहुत कम समय में ये मौका मिला था और भी मतलब अच्छी से अच्छी जानकारी हम देने की प्रयास करने वाले थे, कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे लेटर, इसको देखेंगे। तो सोलार एनर्जी में कई प्रकार के आज हम उपयोग कर रहे हैं। सोलार कुकर है, सोलार कैलकुलेटर्स वगैरह। विश्व का जो सबसे बड़ा सौर विद्युत प्लांट है वो है राजस्थान में, ठीक है। और ये जयपुर के करीब सांबर सरोवर, ये सब लोगों को पता है, वो मीठे पानी का सरोवर है एकमात्र, ठीक है, यहाँ पर है। और इसकी कैपेसिटी है 4000 मेगावाट की। ये विश्व का ही जो है सबसे बड़ा विद्युत प्लांट है। अन्य प्लांट जो है गुजरात के पठान जिले में एक है, और चरखा जहां पर उसका स्थान है, और राजस्थान के दूध सागर में है। ये भारत के अन्य प्लांट्स के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। भारत का पहला सोलार गांव वैसनीवारी पल्ली करके आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। वैसनीवारी पल्ली पूर्ण रूप से सोलार के ऊपर चलाए जाने वाले पूरे उपकरण वहां पर लगाए गए हैं, इसलिए ये भारत का पहला सोलार गांव करके आज अपने नाम दर्ज कर चुका है। सौर विद्युत उत्पत्ति में गुजरात की भागीदारी 77% है। ये पूरे राज्य जो है, यहाँ से हम लोग आदर्श ले सकते हैं कि सौर विद्युत का जो उत्पादन है वो अधिक से अधिक मात्रा में करने वाला एकमात्र राज्य जो है हमारे भारत देश में। जी, और भारत उसका देश जो की बात आती है तो सबसे ज्यादा गुजरात, क्योंकि 77% जो है सोलार विद्युत से वे काम चला रहे हैं। हम कई बार हम ये सोशल नेटवर्क में भी देखते हैं, या फेसबुक में या व्हाट्सएप में, गुजरात में कई प्रकार सोलार प्लेटों से विद्युत उत्पादन का कई बार देखे हैं वीडियो या फोटोज भी। हाँ, तो ये जो स्कीम्स है, ये जो पद्धतियां हैं, ये और आसान करके जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक वे पत्रों पर ही रह जाएंगे। इसलिए मतलब जो भी स्कीम हो वो जरूरी है कि लोगों तक पहुंचाएं और उसकी उपयोगिता को आप समझाएं। सौर शक्ति को भी बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलार मिशन JNNSM की स्थापना 2011 में की गई थी। इसे और अधिक रूप में बढ़ावा देने के लिए ये संस्था की विकसित की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा सोलार स्टीम बॉयलर जुलाई 2009 में शिरडी में स्थापित किया गया था। शिरडी जो कि महाराष्ट्र में है, देवस्थान हम सभी को पता है, वहां पर विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलार बॉयलर है, स्टीम बॉयलर। अगर हम जैसे एक फोन कॉल आया जी,
हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ, हेलो, बोलिए। सुन रहे हैं हम। बोलिए, आप आपका नाम बोलिए और प्रश्न पूछिएगा। आगे बढ़ेंगे। जी। तो यहाँ पर ये 2009 में स्थापित किया गया था विश्व का सबसे बड़ा सोलर स्टीम बॉयलर। बॉयलर, ठीक है। जी। और इसकी कैपेसिटी थी 50,000। हम्म, यहाँ पर जो है एक ही बारे में 50,000 लोगों को आप खाना बना सकते हो जी। एट ए टाइम, एक ही बारे में। एक ही बार। ये मतलब बहुत बड़ी बात है। ऐसे कई प्रकार के स्टीम बॉयलर्स हैं हमारे यहाँ पर। पहले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी का ये पहला, विश्व का पहला स्टीम बॉयलर सबसे बड़ा था। वहां पर 15,000 लोगों को एक ही बारे में खाना बनाने की यहाँ पर सुविधा की गई थी। उसके पश्चात माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, वहां पर भी तिलती करके एक स्थान है, वहां पर इसी प्रकार का सोलर स्टीम बॉयलर बनाया गया था और इसकी कैपेसिटी थी 10,000 लोगों को एक ही साथ, मतलब किसी भी प्रकार के आप खाद्य पदार्थ वहां पर बॉईल कर सकते हो। जी। उसके पश्चात जो कि हैदराबाद में जो दिलसुख नगर में शिरडी साई देवस्थानम करके है एक, वर्तमान में। जी, वहां पर भी इस प्रकार का सोलर बॉयलर है जहां पर 3,000 लोगों को एक ही बारे में खाना बनाकर आप दे सकते हो। इसके पश्चात आते हैं सौर शक्ति के अंतर्गत विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर पॉन्ड है वो है चीन में, और इसका निर्माण किया गया था फरवरी 2010 में। इसकी कैपेसिटी जो है 1,40,000 लीटर के पानी को या फिर दूध को आप एक ही झटके में गर्म कर सकते हो, किसी प्रकार की लकड़ियों को जलाए बिना, किसी प्रकार के करंट के इस्तेमाल किए बिना, केवल सोलर से। जी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात लगती है। ऐसे ही कुछ सोलर पॉन्ड जो है गुजरात के भुज इलाके में है, जिसकी क्षमता 80,000 लीटर पानी या फिर दूध को आप गर्म कर सकते हैं, वो भी 80 डिग्री सेल्सियस पर। जी। सौर शक्ति के अंतर्गत हम देखें कि सोलर कुकर जो है जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश है इजराइल। और सोलर पंप्स, जो पंप सेट्स होते हैं, उसका अधिक इस्तेमाल करने वाला जो देश है वो है अमेरिका। उसके बाद भारत में सोलर सिटी नाम से हम एक शहर को जानते हैं, वो है हिमाचल प्रदेश के शिमला को। जैसे सिलिकॉन वैली, ऐसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, पिंक सिटी वगैरह। तो इसी प्रकार सोलर सिटी के नाम से शिमला को जाना जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। असंप्रदाय रूप से प्राप्त होने वाले ईंधनों में इसके पश्चात आता है भूगर्भोष्णीय शक्ति। हम सभी को पता है ये जो पृथ्वी है कई क्रस्ट से बनी हुई है, अलग अलग लेयर्स उसमें हैं। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि मतलब पृथ्वी से, जमीन में से बुलबुले आने लगते हैं, भाप ऊपर आने लगती है। तो ये जो गर्म पानी के बुलबुले जिस प्रदेश से निकलते हैं, वहां पृथ्वी के नीचे 100 से 200 डिग्री सेल्सियस इतनी उष्णता होती है वहां पर। इसी कारण वो बुलबुले आते रहते हैं। ऐसी जगहों में ये किया जाता है कि जो ट्यूब्स है कि अलग किस्म के, उन्हें अंदर डालकर वो जो उबलता हुआ पानी है, उस पानी को भाप के रूप में कन्वर्ट करके, मतलब स्टीम के रूप में उसको चेंज करके जो है उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये इस प्रकार के जो विद्युत उत्पन्न करने वाला देश जो है वो सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया में है। ये सबसे पहला, मतलब नंबर 1 पोजीशन पे आज भी ठहरा हुआ है कि जो भूगर्भोष्णीय शक्ति है उसका उपयोग करके विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। और एक फोन कॉल आया। जी, हेलो सर। हेलो, नमस्ते। हाँ, कहिए, आपका नाम क्या है? नरेंद्र सर। हाँ जी, बोलिए, कहाँ से? पंडित जी, ये प्रोग्राम मैं 2 दिन से देख रहा हूँ सर। ओके। वो बहुत अच्छे लग रहे हैं मैम को। हाँ। मैं रिक्वेस्ट है सर, ये 1 मंथ पहले से मेरे को ये प्रोग्राम लगाए तो और अच्छे लगेगा हमको। हाँ जी। मगर अब ये टाइम बहुत कम है सर। मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ आपको फोन करने के लिए। ओके। बहुत अच्छे लग रहा है सर, मेरे को अच्छे से गाइडेंस दे रहे हैं आप लोगों ने। जी। और बहुत खुशी से फोन करा सर आपको। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको आपका गाइडेंस चाहिए सर हमको, और अगले दिन में आपका गाइडेंस चाहिए सर हमको।
बिल्कुल बिल्कुल जरूर देंगे। आगे जो एग्जाम होगा तो उस संबंध में भी ये मना टीवी के तरफ और तेलंगाना राज्य के तरफ से हम शुक्र गुजारना होगा। नरेंद्र बहुत जी, आप धन्यवाद बोलना चाहिए। हमें नहीं बल्कि मैं मतलब नरेंद्र जी की ओर से या फिर हम सभी मतलब हिंदी परीक्षार्थियों की ओर से हम मना टीवी के बहुत बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार है, क्योंकि जो मतलब न के बराबर इसमें सामग्री हम पहले इसमें चर्चा किए थे, उसे बढ़ावा देकर, ठीक है मतलब जो अच्छी चीजें होती है वो बहुत कम रूप में शुरू होती है, ये भी हम उसी के रूप में देखें। ये शुरुआत मात्र है। अगर भविष्य में ऐसी सपोर्टिव ये अगर हमें मिलती है तो और भी अच्छे से अच्छे कार्य करने की हम लोग आगे चलकर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे ये मना टीवी वालों से जी। तो अन्य एग्जाम अगर कुछ आगे चलकर भविष्य काल में आएंगे तो हम रिक्वेस्ट करके कुछ न कुछ कार्यक्रम रखने के लिए कोशिश जारी रहेगी। जरूर जरूर। और एक फोन कॉल आया है। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम रवि है, मैं महेश्वर रंगारेड्डी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर, मेरा सवाल ये है कि क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहा हूँ सर मैं। हाँ जी सर, अपन HPT हिंदी पंडित करने के लिए विद्वान से कर सकते हैं ना सर? हाँ जी। तो जब अपन अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट जो है तो ऑप्शन नहीं बदला रही है, फिर उसका क्या होगा? तो किस परीक्षा के अंतर्गत आप पूछ रहे हैं ये प्रश्न? मैं तो गुरुकुल। हाँ जी रवि जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये किस परीक्षा अप्लाई करते समय पूछ रहे हैं, या गुरुकुला का या अन्य परीक्षाओं के संदर्भ में? के बारे में पूछ रहा हूँ, DSC या गुरुकुला के बारे में पूछ रहा हूँ जी। हाँ विद्वान से अपन HPT कर सकते हैं, मगर उसके अंदर डिग्री बतला रहा है, मगर विद्वान बोल के ऑप्शन नहीं दे रहा है। हाँ जी जी, वो ये समस्या आप अकेले की नहीं है, इसके अलावा बहुत लोगों की है। उसके बारे में भी थोड़ा हम आपको बताएंगे, क्योंकि वास्तव में अगर हिंदी अध्यापक के इस क्षेत्र में आने वाले बहुत लोग जो हैं 10वीं मतलब 12वीं के बाद विद्वान पूरा करके उसके बाद HPT करके इस क्षेत्र में आते थे DSC के लिए, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के द्वारा परीक्षा आयोजित करके जो सिलेक्शन किया जाता है, तो उसमें तो ये TSPSC के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ वही। ये जो उसके लिए तो आपकी योग्यताएं जो सटीक है, लेकिन TSPSC के जो गुरुकुला परीक्षा अभी हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, तो इसके अंतर्गत वास्तव में योग्यताओं के अंतर्गत वो विद्वान का नाम नहीं है वास्तव में। जो 3 साल का जो बैचलर डिग्री है तो उसको ही पूछा जा रहा है। तो इस मामले में आप लोग सबसे पहले उससे संपर्क करना था। तो कई लोगों की समस्या थी, मैं भी सुना, तो प्रस्ताव रखना था TSPSC के सामने। जरूर, क्योंकि देखिए ये नई रूप से मतलब स्थापित संस्था होने के कारण जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होते हैं उसमें थोड़ी सी मतलब बात आगे पीछे हो गई होगी, क्योंकि न केवल हिंदी बल्कि अन्य जैसे केमिस्ट्री हो या फिर दूसरे अन्य सब्जेक्ट्स हो, उनमें भी कुछ ऐसे कोर्सेस हैं उनको उसमें नहीं रखा गया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है। रवि जी की बात बिल्कुल जायज है, लेकिन समय बिल्कुल न रहने के कारण अभी इस बात को तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि एक जो प्रस्ताव है वहां तक अगर पहुंच जाता तो हो सकता है आने वाले दिनों में इससे संबंधित वो कुछ कर पाते। बिल्कुल, ज्यादा प्रतिशत लोग जो हिंदी क्षेत्र में आते हैं तो विद्वान की तरफ से ही आते हैं, बहुत लोग। जी जी जी, ज्यादा प्रतिशत। तो ये जो समस्या है, समस्या को हम सरकार के सामने या TSPSC के सामने रखना होगा, और तभी इसमें कुछ चर्चा होगी और आगे वो चलकर कई परीक्षार्थियों को उपयोगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। जैसे कि हम भूगर्भोष्णीय शक्ति को देख रहे थे, उन एनर्जी को, इस प्रकार ये जो भूगर्भोष्णीय शक्ति है, एनर्जी है, उसे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला देश है कैलिफोर्निया। उसके पश्चात दूसरा नंबर आता है हवाई और तीसरा नंबर आता है मैक्सिको का। जी। ऐसे जो भूगर्भोष्णीय शक्ति को हम जहां से उत्पादन कर सकते हैं, ऐसे भारत में भी कई प्रांत है, जैसे पूगा झील जो कि कश्मीर के लोया जिसको हम लोग बोलते हैं, कश्मीर की झील में ये पड़ते हैं पूगा झील। यहाँ से हम लोग भूगर्भोष्णीय शक्ति को उत्पादन कर सकते हैं। उसके पश्चात आता है जम्मू और कश्मीर के ही सूरजकुंड प्रांत से। उसके पश्चात उत्तराखंड के अलकनंदा, ये हम सभी को पता है एक धार्मिक क्षेत्र भी है, वहां से भी ऐसे प्रकार से जियोथर्मल एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तपोवन नामक प्रांत में भी जियोथर्मल एनर्जी हम उत्पादन कर रहे हैं। उसके पश्चात आता है मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। मैंने थोड़े से शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, इसके भी आदि बन जाएं छात्र। तो इन सभी प्रदेशों के द्वारा वहां पर बनाए गए जियोथर्मल प्लांट से आज हम विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं।
मतलब भारत देश में अगर देखेंगे आप ये जियो थर्मल एनर्जी का, जी तो ये इस प्रकार के क्षेत्र आएंगे आपको। जी। चौथा जो प्रकार आता है असंप्रदाय रूप से प्राप्त ईंधनों में, वो है समुद्री लहरों की शक्ति, टाइडल एनर्जी। देखिए, हम लोग जहां जो सोर्सेस हमें अधिक मात्रा में उपलब्ध है, उनके माध्यम से किस प्रकार से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, यह देख रहे हैं। जैसे भूगर्भोष्णीय शक्ति था, वो ऑलरेडी हम सभी पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसलिए अधिक मतलब उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम सभी मतलब समुद्र से घिरे हुए ही हैं, इसलिए समुद्री लहरों के माध्यम से भी यहाँ पर एनर्जी उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जो प्रांत है वो है ट्यूटिकेरिन, यहाँ पर ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन नाम से एक संस्था है। उसके पश्चात आता है सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। केरल में भी इस प्रकार के प्रांत हैं जहां से हम समुद्री लहरों से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो है बीजिंग। अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में भी जो है इस प्रकार के कई प्लांट्स आज उत्पन्न कर रहे हैं। बायोडीजल, आज इसका प्रचलन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैट्रोपा और कानूगा जैसे पौधों के जो बीज होते हैं, उसमें तेल होता है थोड़ा सा, उसका ट्रांस स्टेरिफिकेशन करने से जो उत्पन्न होने वाला ईंधन है वो बायोडीजल कहते हैं उसको। ठीक है, इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं, मतलब किन किन पदार्थों से वो बनते हैं, जैसे भारत में जैट्रोपा कार्कस और पोंगामिया पिन्नेटा करके एक बीज होते हैं, उनसे ये बायोडीजल बनता है। अमेरिका में सोयाबीन से बायोडीजल का उत्पादन करते हैं। पॉम ऑयल से मलेशिया देश जो है बायोडीजल का उत्पादन कर रहा है। फ्रांस में रेपसीड करके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उससे ये देश अलग अलग प्रकार से डीजल बनाकर इसका मतलब बायोडीजल मतलब बीजों से बनाए जाने वाले ऑयल, जी जी तेल, ऐसा भी आप दे सकते हैं। तो बायोडीजल का उत्पादन करने वाले जो क्रमवार देश है वो है ब्राजील, सबसे अधिक जो है ये बायोडीजल का उत्पादन करता है। उसके पश्चात आता है अमेरिका, देन चीन या फिर चाइना, आप जो भी समझ सकते हैं। उसके पश्चात चौथे नंबर पर है भारत। भारत भी कम पीछे नहीं है इसके मामले में। उसके पश्चात आता है बायोगैस। जानवरों के गोबर, मूत्र आदि को 30 से 35 या 40 दिनों तक पानी में मिलाकर उसे अगर सूरज की रोशनी से या फिर वातावरण से संबंध न रखकर अगर ढककर रखे जाए तो उसमें मीथेन वायु का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल। और मीथेन वायु जो है इसमें 60 से 70% इसमें होता है। और उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वो 30 से 40% होता है। इस बायोगैस को ही हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, जो कि गांव में अधिक प्लांट इसके होते हैं। ये जो है सबसे पहला 1947 में, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1947 में, जर्मनी में ये पहला बायोगैस प्लांट को निर्माण किया गया था। भारत ने 1953 में और 1955 में लक्ष्मी नाम से ऐसे प्लांट्स बनाए थे। लक्ष्मी चूंकि हम लोग एक भगवान का रूप में मानते हैं और दिया को जलाने के बाद भी मानते हैं, इसलिए बायोगैस तो शायद हो सकता है उस प्रकार से वो नाम दिया गया हो। जी, बायोगैस प्लांट सबसे अधिक जो है पंजाब राष्ट्र में है। ये थोड़े से ध्यान रखें, किस राष्ट्र में बायोगैस सबसे अधिक प्लांट्स मिलते हैं, वो है पंजाब। उसके पश्चात आता है बिहार और यूपी। इन राज्यों में जो है अधिक प्रकार के बायोगैस प्लांट्स मिलते हैं आपको। सबसे अधिक बायोगैस की उत्पत्ति करने वाला देश है चीन, और चीन के बाद तुरंत नंबर आता है भारत देश का। भारत देश दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है। उसके पश्चात आता है बायोमास। बायोगैस अलग है, बायोमास अलग है। बायोमास की उत्पत्ति जो है हम खेती बाड़ी के काम होने के बाद जो घास फूस बची होती है उसको पानी में मिलाकर भिगोकर रखने से उसमें भी जो है मीथेन गैस की उत्पादन होती है, वहां से भी मीथेन जो है प्रोड्यूस होता है। और जो बचा हुआ जो भाग है जिसे मोलासिस कहते हैं, जो शुगर फैक्ट्रीज होते हैं वहां से बनने वाला जो खराब चीज करके जिसको हम बाहर करते हैं वो मोलासिस पिप्पी करके तेलुगु में हम उसको बोलते हैं, उससे जो है बाकी का विद्युत उत्पन्न किया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है, मतलब जो घास फूस से बनाने वाली ये जो प्रक्रिया है उसे को जनरेशन प्रक्रिया के नाम से प्रसिद्ध है। को जनरेशन प्रक्रिया जो है भारत में 1994 से 1994 से चलाई जा रही है। तो ये जो बायोमास है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। इसका रीजन यह है कि इन दो राज्यों में और दूसरे भी राज्यों में हो सकता है कि शुगर फैक्ट्रीज ज्यादा है। ऑटोमेटिकली आप शुगर बनाने के बाद जो मोलासिस बचता है, पिप्पी जो बचता है, उससे ये बायोमास का निर्माण किया जाता है। मटेरियल जिसे कहते हैं। जी ठीक है। उसके पश्चात जो है गार्बेज पावर।
हम घरों में जो डस्टबिन में कचरा फेंकते हैं, जी, इससे भी मतलब हम लोग ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, घरों से निकलने वाले कूड़ा कचरा आदि से भी जो है उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार का एक केंद्र शादनगर में है फिलहाल। ठीक है, तो ये हुआ ईंधन, उसके प्रकार और वो प्राप्त होने वाले सोर्सेस। ठीक है, किन किन माध्यमों से उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब हम एक विषय पर आते हैं, संगणक, कंप्यूटर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आज मतलब ऐसा कोई भी मतलब छात्र नहीं होगा कि जिसे मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप ये न पता हो। शायद ही कोई ऐसा होगा। हर एक बच्चे को, हर एक बूढ़े से लेके छोटे बच्चे तक सबको ये जो है संगणक पता है। तो संगणक का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो वो इस प्रकार होगा, संग मतलब संग्रह करना और गणक यानी गणना करना, कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो काउंटिंग भी करे, जी, गणना जिसको हम लोग कहते हैं, काउंटिंग भी करे और संग्रह भी करे, स्टोर भी करे, और जब आप उसे देखना चाहे या फिर इंफॉर्मेशन लेना चाहे वो तब प्रोड्यूस करे। ऐसा एक यंत्र, ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो स्टोरेज भी करे और काउंटिंग भी करे, ये उसका शाब्दिक अर्थ ले सकते हैं। इसका शोध चार्ल्स बैबेज ने लगाया था, इसलिए संगणक के पितामह कहते हैं, कंप्यूटर के ये जो है गॉडफादर कहलाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण जॉन मॉन न्यूमॉन ने किया था 1951 में, और इसका नाम दिया था एडवाक, इलेक्ट्रॉनिक डिसर्टिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। भारत में सर्वप्रथम संगणक नीति, कंप्यूटर नीति जो है वो 1984 में सबसे पहले लगाई गई थी। ये जो कंप्यूटर्स है वो आज हम अलग अलग उसके प्रकार देख रहे हैं। पहले इतना जो बड़ा कमरा है उतने बड़े कंप्यूटर्स होते थे। जैसे जैसे उसमें चेंजेस आते गए, वो चेंजेस हम इन जनरेशन में देखेंगे। संगणक की भी पीढ़ी है कंप्यूटर जनरेशन। तो सबसे जो पहला जनरेशन आता है वो है 1940 टू 1956 तक का ये काल आता है। ये फर्स्ट जनरेशन का काल है। जैसे अगर हम कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो वो ग्राहक से पूछता है दुकानदार, ये कौन सा जनरेशन का चाहिए आपको? मोबाइल में भी है अभी, बिल्कुल फोर्थ जनरेशन, 4G 3G मतलब वही है। जी का मतलब जनरेशन, उसकी पीढ़ी, वो मतलब हाँ, ठीक है। इसलिए और इसमें जो है फर्स्ट जनरेशन में डायोड्स का उपयोग किया गया था। जी। दूसरी पीढ़ी आती है 1956 टू 1963। इसमें इंस्टेड ऑफ डायोड ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया था। मतलब डायोड से कंपेयर करें तो ट्रांजिस्टर्स थोड़े अच्छे वर्क करने के निकले। तीसरी पीढ़ी में हम देखते हैं तो 1963 से लेकर 1971 तक यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर आईसीज, इंटीग्रेटेड चिप, जो छोटी होती है। मतलब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कंप्यूटर का जो ये है साइज है वो जो है प्रमाण कम होते जा रहा है। आईसीज आने के बाद और छोटे बन गए कंप्यूटर्स। चौथी जो पीढ़ी है इसे जो है 1971 से कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स, प्रिंटर्स का उपयोग इसमें किया जाने लगा। ये चौथे जनरेशन में। पांचवें जनरेशन को अगर हम देखें तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता इसे हम लोग कह सकते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर को कीप्स कहते हैं, जो कि नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसे ये नाम से भी जाने जाते हैं। संगणक के भी कुछ अंग है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे हम लोग देखते हैं उसमें तीन मुख्य पार्ट है। सीपीयू, जिसे फिर से मतलब तीन विभागों में हम विभाजित कर सकते हैं। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसमें मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये तीन भाग उसमें होते हैं जो कि हार्ट कहलाते हैं, जो कि हृदय कहलाते हैं कंप्यूटर के। इनपुट में जो है कई प्रकार की चीजें आती हैं, जैसे कीबोर्ड है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव्स जो आज हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, केबल, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हम आजकल एग्जाम्स लिख रहे हैं उसे ओएमआर पेपर कहते हैं, ठीक है। वो स्कैन करके वहां पर रखने से वो ऑटोमेटिकली जो ऑप्टिकल मार्क को वो रीड कर लेता है। माउस, स्कैनर आदि ये सब जो चीजें हैं वो इनपुट में आती हैं। आउटपुट में कंप्यूटर मॉनिटर आदि चीजें हम लोग ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर आगे बढ़ें तो कंप्यूटर की कुछ भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस भी हैं उसके। बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक कोड, ये जो शुरुआती दौर के जो नौसिखे हैं उनके लिए ये सबसे आसान है। उसके बाद कोबाल, कॉमन विजन ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका पूर्ण रूप है। उसके पश्चात आता है फॉर्ट्रन, फॉर्मुलेट
ट्रांसलेशंस जो अलग अलग प्रकार के बिजनेस पर्पस के लिए या फिर कंपनीज में इस प्रकार के, या फिर केमिकल फैक्ट्रीज में, या फिर मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में जो केमिकल जो फार्मूलेज होते हैं, जो उसका जो इस प्रयोग हम फोरट्रॉन लैंग्वेज में हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद पास्कल भी एक प्रकार का लैंग्वेज है। सी और C++ लैंग्वेजेस हैं। जैसे ये जो प्रोग्राम्स है, जो प्रोग्रामर होता है वो अलग अलग पद्धति से प्रोग्राम बनाता है। इसका रूप हम कंप्यूटरों में या फिर मोबाइल फोनों में भी देखते हैं। ठीक है। उसके पश्चात आता है जावा। ये भी आजकल हम बहुत सारे बैनर्स वगैरह देखते हैं अमीरपेट एरिया में जाने के बाद कि ये जो लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस में आप जितनी पकड़ हासिल करोगे उतनी जो है आपकी बौद्धिकता बढ़ेगी और आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इन्हीं मतलब लैंग्वेजेस के अनुसार या फिर कंप्यूटर की भाषाओं के आधार पर ही आपको जो ट्रेंड है वो आगे बढ़ सकता है जी। उसके पश्चात आते हैं संगणक के प्रकार। क्योंकि संगणक हम लोग जो देखते हैं हमारे घरों में जो होता है उसको पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स कहते हैं। इसकी जो स्पीड है या फिर इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये औरों की तुलना में थोड़ी कम ही होती है, क्योंकि घरेलू उपयोग के लिए हम ये सब ले रहे हैं तो उतनी मतलब फास्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये पीसी जो है घरेलू इसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके पश्चात जो दूसरा प्रकार है वो है सुपर कंप्यूटर्स। ये सबसे मतलब तेजी से चलने वाले कंप्यूटर्स हैं और इनमें आप जितनी छोटी से छोटी जो इंफॉर्मेशन है आप वहां पे रख सकते हैं, श्योरली आप वहां से आउटपुट इनपुट निकाल सकते हैं। भारत में बनाया गया सबसे पहला कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ नाम से बनाया गया था और इसे बनाने वाली संस्था थी ECIL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है। भारत में सबसे जो छोटा संगणक है, छोटा प्रकार जो है वो है सिम्पूटर के नाम से जाना जाता है। सिम्पूटर, SIMPUTR, सिंपल कंप्यूटर। ये भारत में बनाए जाने वाला सबसे छोटा संगणक है। पहला संगणक हम लोगों ने सिद्धार्थ के नाम से देखा। उसके पश्चात भारत में स्थापित पहली कंप्यूटर यूनिवर्सिटी भी आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी के नाम से कंप्लीटली यूनिवर्सिटी ही बना दिया गया उसको, और ये है भुवनेश्वर में। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें छात्र, जैसे अलग अलग अध्ययनों के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई जा रही हैं, उसी प्रकार ट्राइबल यूनिवर्सिटी, कई प्रकार यूनिवर्सिटी बनाई गई। हाँ, उसी प्रकार राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी जो है ये भुवनेश्वर में है। एक फोन कॉल आ रहा है, हाँ जी, रिसीव करेंगे जी। हेलो। हाँ जी, मैं हुजूर नगर में हुजूर नगर है नलगोंडा जिला। हाँ जी, आपका नाम? श्रीदेवी बात करती हूँ। हाँ, ओके श्रीदेवी जी बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। ओके ओके, गुरुकुल में प्रिपेयर है तुम एग्जाम को। ओके ओके, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, और कुछ प्रश्न है? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है चैनल जो। ओके, थैंक यू मैडम जी, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो ये जो है भुवनेश्वर में है राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। उसी प्रकार आज हम देखें तो कंप्यूटर के स्थान पर मूविंग डिवाइस के रूप में लैपटॉप्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और लैपटॉप की खोज जो है 1981 में एडम ओसबोर्न ने की थी। सुपर कंप्यूटर्स भी है। सुपर कंप्यूटर्स की जो निर्माता है वो है सीमोर क्रे, इनके द्वारा सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए थे। भारत में जो है परम नाम का सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण सीडैक ने किया था, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में है, महाराष्ट्र में है। पेस और अनुराग करके DRDO ने एक बनाया था सुपर कंप्यूटर, इसे। और एक फोन कॉल आया जी। हेलो। हाँ सर। हेलो सर, प्रोग्राम अच्छा है सर आपका। ओके, कहाँ से सर आप? निजामाबाद से बात कर रहा हूँ। ओके ओके, आपका नाम? मोहम्मद सर। हाँ जी, मोहम्मद जी। ओके ओके, धन्यवाद। हाँ सर, थैंक यू सर। आप DSC के लिए भी सामने अगर ऐसा देखा जनरल क्वेश्चन भी तो अच्छा सर। ओके ओके, DSC के समय में ठीक है, वो कोशिश जारी रहेगी हमारी उस समय भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद जी। ओके, तो अनुराग कंप्यूटर को जो है DRDO ने बनवाया था। इसे अधिकतर जो है तेजस हवाई जो जहाज हैं, तेजस नाम से, उसमें उपयोग करने के लिए ये बनाए गए थे। और ये जो है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिटिक ग्रुप के नाम से ये जाना जाता है अनुराग। उसके बाद आता है फ्लोसोवर,
इसे NAL नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी जो कि बेंगलुरु में है उसने बनाया था। उसके पश्चात आते हैं अनुपम, इसे बार्क ने बनाया था। सैग 220 करके एक इसरो ने बनाया था सुपर कंप्यूटर। इसी प्रकार भारत के अन्य सुपर कंप्यूटर्स हैं अन्नपूर्णा, अशोका, आदित्य, विक्रम, वेक्रो आदि। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है तियानहे 2, ये अंतिम 2 बिंदु बचे हैं, तियानहे 2 नाम से जो चीन ने बनाया था, ये विश्व का अभी सबसे बड़ा और तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। दूसरा विश्व का तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने बनाया था जो कि टाइटन नाम से है। ठीक है, इसके साथ ही मतलब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये कड़ियां जब यहाँ पर समाप्त होती हैं। ठीक है, अगले कड़ी में और नए विषय से हम लोग जरूर ये करेंगे। ये हम समझते हैं परीक्षार्थियों को थोड़ा बहुत इस संदर्भ में जानकारी मिली होगी, और आपके तरफ से और हमारे तरफ से मना टीवी तेलंगाना वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। यदि इसमें से कुछ भी आपको संग्रहणीय लग सकता है तो हमने जो थोड़ा बहुत फीडबैक किया था, हाँ, और सूचनाएं और फीडबैक्स हमें आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।